हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए टॉपिक में हमारा जो आज चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे दैट इज स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, कैसे काम करती है और इनको यूज़ करने का हमें क्या एडवांटेज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज सीखेंगे। मगर स्टोरेज क्लासेस सीखने से पहले या स्टोरेज क्लासेस के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि स्कोप और एक्सटेंट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या है और उसका एक्सटेंट क्या होता है। बात करते हैं पहले स्कोप की। किसी भी वेरिएबल का स्कोप उसके प्रोग्राम में एक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि एक प्रोग्राम में यदि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो कितनी किस किस जगह से किस किस सेक्शन से एक्सेसिबल होगा, कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम के किस सेक्शन में वो अवेलेबल होगा, इस चीज को हम उस वेरिएबल का स्कोप कहते हैं। Scope of an identifier is the part of the program where the identifier may directly be accessible, यानी कि डायरेक्टली एक्सेस किया जा सके आइडेंटिफायर को। इन सी ऑल आइडेंटिफायर्स आर लेक्सिकली स्कोप्ड। हम जब सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं, आप सभी को याद होगा आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल को जो नाम दिया जाता है, वो वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा पहले से ही लेक्सिकली यानी कि स्टैटिकली स्कोप होता है, यानी कि उसका स्कोप जो है बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो स्कोप उसका बना दिया वो स्कोप ही उसका पूरे के पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वही स्कोप वो मेंटेन रखता है। ये तो बात हो गई स्कोप की कि आपके वेरिएबल को जो आप डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के किसी एक सेक्शन में, उसको प्रोग्राम के किस सेक्शन में या कौन कौन से हिस्से में आप एक्सेस कर सकते हैं, या वो वेरिएबल आपके प्रोग्राम के किस हिस्से में अवेलेबल होता है। लेकिन दूसरा होता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब ये है कि वो कितने लंबे समय तक आपके प्रोग्राम में रुकता है, उसकी अवेलेबिलिटी प्रोग्राम में कितने लंबे समय तक है, यानी उसका लाइफ स्पैन या उसकी लाइफ ड्यूरेशन क्या है। The extent of an object is the period of time that its storage is allocated. मतलब जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही मेमोरी में एलोकेशन हो जाता है, स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। तो वो स्टोरेज स्पेस कितने समय तक ऑक्यूपाइड रहेगी, यानी मेमोरी जितनी देर तक एलोकेटेड रहेगी आपके वेरिएबल को, उतनी देर तक ही वो वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट भी करेगा। तो इसलिए जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सटेंट उसका क्या है। तो एक्सटेंट का मतलब है कि उसका लाइफ ड्यूरेशन या स्पैन ऑफ टाइम कितना होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्कोप के रूल्स की। अगर हम सी लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं तो स्कोप से रिलेटेड 4 रूल्स होते हैं, या हम कहेंगे कि 4 तरीके के स्कोप एक वेरिएबल को दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है प्रोग्राम स्कोप, फिर दूसरा है फाइल स्कोप, तीसरा है फंक्शन स्कोप और चौथा है हमारा ब्लॉक स्कोप। ये एक हायरार्की में ही लगे हुए हैं। हायरार्की का मतलब सबसे पहले प्रोग्राम स्कोप है तो सबसे बड़ा स्कोप प्रोग्राम स्कोप होता है, उससे छोटा फाइल स्कोप होता है, उससे छोटा फंक्शन स्कोप होता है और सबसे छोटा स्कोप ब्लॉक स्कोप माना जाता है। प्रोग्राम स्कोप क्या होता है? प्रोग्राम स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक वेरिएबल जो आपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया, आपने सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो वो वेरिएबल यदि प्रोग्राम स्कोप रखता है तो पूरे के पूरे प्रोग्राम में आप उसे कहीं से भी रह करके कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक इस तरीके का वेरिएबल होता है जो कि जिसे हम कहते हैं कि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल की एक खासियत होती है कि आप अपने प्रोग्राम में चाहे जितने फंक्शन बनाएं। अभी तो जैसे आपने मेन फंक्शन बनाया या आपने कोई और फंक्शन बनाया तो आपने देखा है कि मेन में उस वेरिएबल को आप उस फंक्शन को आप यूज करते हैं। ये लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं जो आपने ना तो मेन में डिक्लेयर किया और ना ही अपने बनाए फंक्शन में डिक्लेयर किया, इन सब के अलावा आपने उसे प्री प्रोसेसर के तुरंत बाद डिक्लेयर किया, यानी किसी भी फंक्शन के शुरू करने से पहले डिक्लेयर कर दिया, तो आपको पहले भी ये बात बताई जा चुकी है कि वो वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, जिसकी की क्वालिटी ही ये होती है कि अगर आपने उसे ग्लोबली डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल को आप अपने मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी एक्सेस कर सकते हैं और उसी वेरिएबल को आप अपने बनाए हुए फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई आई डिक्लेयर किया है ग्लोबली और आपने अपना मेन फंक्शन बनाया, उसमें भी आपको लूप चलाना है, और कोई आपने फंक्शन बनाया उसमें भी आपको लूप चलाना है, और आई आपने मेन के अंदर भी नहीं डिक्लेयर किया और अपने फंक्शन के अंदर भी नहीं डिक्लेयर किया बल्कि इन सबके बाहर डिक्लेयर किया है, तो उसी आई का इस्तेमाल आप फंक्शन में भी लूप चलाने के लिए कर सकते हैं और अपने मेन फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, यानी जिनको पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स का स्कोप प्रोग्राम स्कोप कहलाता है और ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप प्रोग्राम स्कोप होता है। Global variables are defined outside a function or any specific block
इन मोस्ट ऑफ द केस ऑन द टॉप ऑफ द सी प्रोग्राम। जैसा कि अभी आपको बताया कि सी प्रोग्राम में हम सबसे पहले उन्हें लिख देते हैं, बस हमने प्री प्रोसेसर लिखे हैश इंक्लूड दिस, हैश इंक्लूड दैट, और उसके बाद हम अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। These variables hold their values all through the end of the program and are accessible within any of the functions defined in your program. इनके अंदर जो वैल्यू आप डाल देते हैं, अगर आपने इनिशियलाइज किया तो पूरे प्रोग्राम के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान उनमें वो वैल्यू रहती है। और साथ ही साथ अपने प्रोग्राम में आप चाहे जितने फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, सभी फंक्शंस के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी वो पूरी तरह से अवेलेबल रहता है। एनी फंक्शन कैन एक्सेस वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन द ग्लोबल स्कोप, जिसका मतलब है इट्स अवेलेबिलिटी स्टेज फॉर द एंटायर प्रोग्राम आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड। एक बार आपने इन्हें डिक्लेयर किया तो पूरे प्रोग्राम में ये आपको, आपके प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में ये अवेलेबल रहते हैं। अगला हमारा है फाइल स्कोप। फाइल स्कोप का मतलब तो वैसे तो ये कि पूरी की पूरी फाइल में जो वेरिएबल आपका है, फाइल की शुरुआत से लेकर के फाइल के अंत तक, और कौन सी फाइल, जो प्रोग्राम फाइल होगी, तो वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। Some scope of an identifier starts at the beginning of the file and ends at the end of the file. वे फाइल की शुरुआत में ये इसका स्कोप शुरू हो जाता है और फाइल के एंड तक रहता है। It refers to only those identifiers that are declared outside all functions. तो ये भी प्रोग्राम स्कोप की तरह ही होता है कि सभी फंक्शंस के बाहर आप इन्हें डिक्लेयर करते हैं और यूज करते हैं। The identifiers of file scope are visible all over the file identifiers. जितने भी फाइल का आइडेंटिफायर है उनको, उनके ऊपर भी स्कोप इसका रहता है, और जितने भी फाइल स्कोप के वेरिएबल्स होते हैं वो सब के सब आपके ग्लोबल होते हैं। इसके अलावा इसका एक फायदा ये भी होता है फाइल स्कोप का कि आप विद इन फाइल्स भी इन वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो हम स्टोरेज क्लास के थ्रू देखेंगे। तीसरे टाइप का हमारा स्कोप है फंक्शन स्कोप, और फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसे आपने किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी उस पूरे फंक्शन के अंदर रहेगी। फंक्शन स्कोप बिगिंस एट द ओपनिंग ऑफ द फंक्शन, जहां से फंक्शन की डेफिनेशन शुरू होती है वहीं से फंक्शन स्कोप शुरू हो जाता है, एंड एंड्स विद द क्लोजिंग ऑफ इट, और जैसे ही फंक्शन का आप क्लोजिंग करली ब्रेस लगाते हैं उसका स्कोप वहीं पर खत्म हो जाता है। फंक्शन स्कोप इज एप्लीकेबल टू लेबल्स ओनली, ये खास तौर से लेबल्स के लिए होता है, लेबल्स बनाए जाते हैं, और लेबल्स को यूज करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि लेबल जो आप डिक्लेयर करते हैं वो एक टारगेट की तरह काम करते हैं, और उस टारगेट पे पहुंचने के लिए आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जो आपका गो टू और लेबल स्टेटमेंट है उसके मदद से आप इस स्कोप की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। और लेबल और गो टू स्टेटमेंट जो है इसकी खासियत ये है कि आपको दोनों डिक्लेयर उसी फंक्शन में करने हैं, मतलब एक ही फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि टारगेट आपने लेबल कहीं और फंक्शन में बनाया, सपोज मेन में, और गो टू स्टेटमेंट आप बना रहे हैं किसी दूसरे फंक्शन में, तो आप उनको यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने मेन में ही अपना लेबल लिखा है और मेन में ही आप गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो आप दोनों का एडवांटेज ले सकते हैं। चौथा हमारा स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप, और ब्लॉक स्कोप का मतलब ये है कि एक ब्लॉक के अंदर जो चीज लिखी जाए, और ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। एक करली ब्रेस ओपन किया और करली ब्रेस क्लोज किया, उसके अंदर जो कुछ लिखा, और अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल वहां डिक्लेयर कर दिया तो वो आप उस ब्लॉक के बाहर नहीं यूज कर सकते। ऐसे स्कोप को हम ब्लॉक स्कोप का नाम देते हैं। ये जो स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर जो ये होता है ये इस करली ब्रेस से शुरू होता है और इस क्लोजिंग करली ब्रेस पे खत्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात या खास बात इनकी ये होती है कि ये जितने भी वेरिएबल इस तरीके के स्कोप के साथ होती हैं वो लोकल वेरिएबल की तरह काम करते हैं। लोकल वेरिएबल, लोकल उनका स्कोप होता है, तो वो उसी ब्लॉक के लिए काम करते हैं जिस ब्लॉक में उन्हें डिक्लेयर किया गया, उसके अलावा उनका यूज कहीं और नहीं हो सकता, उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये तो बेसिकली बात हो गई कि आपके किस तरीके के स्कोप होते हैं और स्कोप से आप क्या डिसाइड करते हैं। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कुछ फंक्शन डिक्लेयर किए हैं और कुछ स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं, और हम आपको ये बताएंगे कि अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें किसका क्या स्कोप है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है और उस लाइन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई नाम का, और अगर आप देखें तो पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले लिख दिया गया है ये INT I। तो इसका मतलब इसका स्कोप क्या हो गया, प्रोग्राम स्कोप हो गया। प्रोग्राम स्कोप का मतलब इस आई को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये तो एक फंक्शन बना है, हो सकता है आगे और भी फंक्शन बने हो तो भी आप इस आई का यूज कर सकते हैं। लेकिन यही आई मतलब एक वेरिएबल, एक INT वेरिएबल डिक्लेयर किया है जे नाम से, लेकिन उसके साथ हमने क्या कीवर्ड लगा दिया है, एक कीवर्ड लगा दिया है स्टैटिक। तो इसका स्कोप प्रोग्राम स्कोप से बदल करके क्या हो गया, अब इसका स्कोप फाइल स्कोप हो गया।
फाइल स्कोप का मतलब पूरी फाइल में ये एक्सेसिबल है, पूरी फाइल के लिए अवेलेबल है, और सबसे खास बात इसका नेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक टाइप है। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन का नाम func फंक्शन का नाम है, और k एक आर्ग्यूमेंट है। तो इसका स्कोप भी क्या है, प्रोग्राम स्कोप है, क्योंकि इस फंक्शन को सभी फंक्शंस के ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से इसको आप किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रोग्राम वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो k का स्कोप क्या हो गया, ब्लॉक स्कोप हो गया, यानी इस k को जिस जगह से लिखा गया, ये लाइन जहां से लिखी गई है, k का स्कोप यहीं से शुरू हो गया, और जैसे ही इस पूरे प्रोग्राम का जहां पर ये खत्म हो रहा होगा, करली ब्रेस लगा होगा, वहीं पर k का स्कोप खत्म हो जाएगा। जबकि इसके अंदर फिर एक करली ब्रेस लगाई गई और यहाँ पर भी m को डिक्लेयर किया, और ये एक स्टार्ट हमने एक लेबल दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए m को भी हमने ब्लॉक स्कोप दिया है, लेकिन m का जो स्कोप है वो कहाँ से शुरू हुआ, m का स्कोप इसी लाइन से शुरू हुआ जहाँ ये डिक्लेयर किया गया, और इस करली ब्रेस के खत्म होते ही m का स्कोप खत्म हो गया, यानी m को आप इसके बाहर नहीं यूज कर सकते। लेकिन k को आप इस करली ब्रेस के बाहर यूज कर सकते हैं, क्योंकि k जो है वो इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है, ये k यहाँ भी यूज हो सकता है और ये k इसके बाहर यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है। हाँ, ये k जिस ब्लॉक में लिखा है, सपोज एक करली ब्रेस यहाँ लगा होता और एक यहाँ बंद किया होता, तो फिर इस k का ब्लॉक स्कोप यहाँ से शुरू होके जहाँ से लिखा गया और यहाँ पे खत्म होता। और ये फंक्शन स्कोप है लेबल का, बताया गया है कि लेबल का स्कोप फंक्शन स्कोप ही होता है, और यहाँ पे ये तो लेबल है, और अगर यहीं कहीं गो टू स्टेटमेंट यूज की होती तो इसी फंक्शन में आप इस लेबल का इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरह से स्कोप्स डिफाइन होते हैं। तो ये तो हो गई बात स्कोप की, लेकिन अब कोई स्कोप कैसे लिखा जाता है, या स्कोप को लिखने के लिए क्या कैसे डिसीजन लिया जाता है कि स्कोप क्या होगा, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। Storage classes are used to describe the features of a variable or function. किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को प्रॉपर्टीज देने के लिए या उनके फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्टोरेज क्लासेस का यूज करते हैं, क्योंकि स्टोरेज क्लासेस ही वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी वेरिएबल के साथ अटैच किए जा सकते हैं। These features basically include, अब ये फीचर्स या प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हैं क्या, इनमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, इन फीचर्स में स्कोप आता है, यानी कि उसका कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक कितनी देर तक उसकी अवेलेबिलिटी है, विजिबिलिटी यानी कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल है, एंड लाइफ टाइम यानी कितनी देर तक वो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, विच हेल्प अस टू ट्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम। और अगर आप ये फीचर्स डिसाइड करते हैं, इन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको मदद करते हैं कि कोई वेरिएबल प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान या यानी कि आपका प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो उस टाइम पर ये वेरिएबल आपके उसमें मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में या आपके प्रोग्राम के लिए इसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, ये कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगा। सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 4 तरीके की स्टोरेज क्लासेस यहाँ पर यूज की जाती हैं। पहली है हमारी ऑटोमेटिक, या जिसे हम कहते हैं ऑटो, एक्सटर्नल, तीसरी स्टैटिक और चौथी रजिस्टर। और इस चीज को हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए स्टोरेज क्लासेस 4 हैं, ऑटो, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर, और ये कीवर्ड्स हैं। ऑटो भी एक कीवर्ड है, अगर आपको कोई वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के साथ डिफाइन करना है तो आपको कीवर्ड यूज करना होगा ऑटो। एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करेंगे, स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, और रजिस्टर टाइप का स्टोरेज क्लास अगर आपको डिक्लेयर करना है तो कीवर्ड रजिस्टर यूज किया जाता है। अब ये जो ऑटो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ये मेमोरी में स्टैक की तरह से स्टोर होते हैं। स्टैक का मतलब एक के ऊपर दूसरा, तो जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो भले ही हमें एक लीनियर अरेंजमेंट दिखता है, लेकिन डेटा हमारा जो सेव होता है वो वन अबव अनदर ही सेव होता है। दूसरा जो हमारा एक्सटर्न है, ये हमारा डेटा सेगमेंट के फॉर्म में, यानी डेटा के सेगमेंट बन जाते हैं और ये सेगमेंट के फॉर्म में यानी कि कलेक्शन के फॉर्म में वहां पर स्टोर हो जाता है। स्टैटिक भी आपका कलेक्शन के फॉर्म में, डेटा सेगमेंट के फॉर्म में सेव होता है। जबकि रजिस्टर जब हम कोई डिक्लेयर करते हैं तो ये माइक्रो प्रोसेसर यानी हमारे माइक्रो प्रोसेसर का जो रजिस्टर होता है, जो परमानेंट स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क वो स्टोरेज पर, उस पर ये काम करता है और फाइनली ये परमानेंटली स्टोर होता है। अगर आपने कोई वेरिएबल ऑटो के साथ डिक्लेयर किया है या रजिस्टर के साथ डिक्लेयर किया है तो बाय डिफॉल्ट उनमें अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है तो इनिशियली उनके अंदर एक अननोन या अनसर्टेन वैल्यू होगी, यानी आप उसके बारे में नहीं जान सकते कि वो किस टाइप की वैल्यू होगी, वो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्न या स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होती है। या आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है और वैसे भी ध्यान रखना है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटो और रजिस्टर की होती है गार्बेज वैल्यू। हम गार्बेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पहले से उसके बारे में पता नहीं है,
और स्टैटिक और एक्सटर्न का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। हाँ, अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू डाल देंगे तो ऑब्वियसली फिर वो वैल्यू वही उसमें स्टोर होगी। ऑटो वेरिएबल का जो आपका और रजिस्टर वेरिएबल का जो स्टोरेज स्पेसिफायर्स हैं उनका जो स्कोप होता है वो विद इन ब्लॉक होता है। विद इन ब्लॉक का मतलब ये है कि वो एक ब्लॉक में ही रहता है, उनका स्कोप ब्लॉक के शुरू होने पे शुरू होता है और ब्लॉक के खत्म होने पर खत्म हो जाता है, और ये ब्लॉक करली ब्रेसेस का एक पेयर हो सकता है। जबकि एक्सटर्न का क्या होता है कि इनका जो वो होता है स्कोप वो ग्लोबल है, पूरे प्रोग्राम में एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ग्लोबल के साथ साथ ये मल्टीपल फाइल्स में भी काम करती है, यानी एक फाइल के वेरिएबल को आप दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं। जबकि हमारा जो स्टैटिक होता है ये भी विद इन ब्लॉक ही होता है, ये भी एक ब्लॉक में ही रहता है, उसके ब्लॉक के बाहर जाते ही इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अब इसके हम लाइफ ड्यूरेशन की बात करें कि ये एग्जिस्ट कितनी देर तक करता है मेमोरी में, तो ऑटो और रजिस्टर जो हैं ये आपके ब्लॉक के खत्म होते ही वैनिश हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि एक्सटर्नल स्टैटिक जो है जब तक प्रोग्राम नहीं खत्म होता है तब तक ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक डायग्राम के थ्रू इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। अब बात करते हैं हम ऑटो जो हमारे स्टोरेज क्लास है उसके बारे में। This is the default storage class for all the variables declared inside a function or a block. किसी भी फंक्शन या ब्लॉक में डिक्लेयर किए गए किसी भी वेरिएबल की जो ऑटो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास का मतलब कि अगर आपने उसको स्टोरेज क्लास कोई भी नहीं दिया, आपने कोई सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया int n या char c या float b, तो आप तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये ऑटो जो स्टोरेज क्लास होती है ये बाय डिफॉल्ट उस पर लग जाती है। यानी आप लिखें या ना लिखें, वो बाय डिफॉल्ट उनकी जो स्टोरेज क्लास है वो ऑटो ही होते हैं। हेंस द कीवर्ड ऑटो इज रेयरली यूज्ड। वैसे तो अगर आपको उन्हें डिक्लेयर करना है तो आपको कीवर्ड यूज करना चाहिए ऑटो, लेकिन अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो भी वो ऑटो होते हैं। इसीलिए ऑटो कीवर्ड का बहुत कम यूज होता है जब हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ऑटो ही होता है। ऑटो वेरिएबल्स कैन बी ओनली एक्सेस्ड विद इन द ब्लॉक। इनका स्कोप ही क्योंकि एक फंक्शन या ब्लॉक स्कोप होता है, इसलिए एक ब्लॉक में या फंक्शन में ही एक्सेस किए जा सकते हैं। दे हैव बीन डिक्लेयर, जहां डिक्लेयर किया गया और उनके बाहर आपने यूज नहीं कर सकते। These can be accessed within nested blocks. अगर ब्लॉक्स की आपने नेस्टिंग की हुई है तो आप इन्हें तब भी एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ? आप बाहर वाले ब्लॉक से में डिक्लेयर किया है तो अंदर वाले ब्लॉक में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर वाले ब्लॉक में डिक्लेयर किया है तो पेरेंट ब्लॉक में उसका यूज आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मेन फंक्शन बनाया और उसमें आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया int i। अब आपको एक लूप चलाना था, आपने फॉर लूप का यूज किया int i लिखा। उस लूप के अंदर भी आपको एक लूप चलाना था और उसमें भी आप आई का ही लूप चलाना चाहते थे, तो आपको आई 2 बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप int i अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज है। लेकिन अगर आपने अंदर वाले करली ब्रेसेस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया होता और आप सोचे कि हम बाहर उसे यूज कर लें, वो आप यूज नहीं कर सकते। तो चाइल्ड में डिक्लेयर किया हुआ पेरेंट में नहीं यूज कर सकते, लेकिन पेरेंट में डिक्लेयर किया हुआ चाइल्ड में भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपने ब्लॉक्स की नेस्टिंग की है तो। दे कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड देयर स्कोप। अब एक बात तो है कि अगर आप चाहते हैं कि इनका स्कोप बढ़ा दिया जाए, यानी इनको हम ब्लॉक स्कोप से इनका स्कोप एक्सटेंड करना चाहते हैं कि ब्लॉक में ही ना ये सीमित रहे, ब्लॉक के बाहर भी नहीं यूज किया जा सके, एक्सेस किया जा सके, तो आप इनके स्कोप को एक्सटेंड करेंगे। और स्कोप को बढ़ाने के लिए आपको इनका एड्रेस चाहिए होगा, और एड्रेस अगर आपको चाहिए तो जाहिर सी बात है कि बिना पॉइंटर के ये आप संभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए बताया गया है कि दे कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड देयर स्कोप। इन्हें स्कोप के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है अगर हम पॉइंटर्स का यूज करें और इनकी एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं जहां पर ये मेमोरी वेरिएबल मेमोरी में पड़ा हुआ है, तब आप इसको इसके स्कोप को एक्सेस कर सकते हैं। इनके बाहर भी, स्कोप के बाहर भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। दे आर असाइंड अ गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इनमें कोई गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज का मतलब वैसे तो कूड़ा करकट होता है, लेकिन गार्बेज का मतलब वैसे यहाँ पर है कि कोई अननोन या अनसर्टेन वैल्यू होती है जब इन्हें डिक्लेयर किया जाता है। अब हमारी दूसरी स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। दूसरी स्टोरेज क्लास वैसे तो एक्सटर्नल है, लेकिन उसको लिखने के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास सिंपली टेल्स अस दैट द वेरिएबल इज डिफाइंड एल्सवेयर। एक्सटर्न क्लास जहां भी आपने डाल दी, इसका मतलब ही ये है कि ये वेरिएबल कम से कम उस ब्लॉक में तो नहीं डिफाइन किया गया है जहां पे ये लिखा जा रहा है, यूज किया जा रहा है, इसको कहीं और किसी और ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया है।
The value is assigned to it in a different block and this can be changed or overwritten in a different block as well. किसी दूसरे ब्लॉक में उन्हें डिक्लेयर किया गया, किसी दूसरे ब्लॉक में ही उनको वैल्यू दी गई, लेकिन एक्सटर्न कीवर्ड लगा होने की वजह से इनको किसी दूसरे ब्लॉक में आप ओवरराइड कर सकते हैं, यानी इनकी वैल्यू में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. एन एक्सटर्नल वेरिएबल इज नथिंग, एक्सटर्नल वेरिएबल और कुछ नहीं है, एक ग्लोबल वेरिएबल ही है जिसको आप कोई भी लीगल वैल्यू देकर के इनिशियलाइज कर सकते हैं, एंड वेयर इट इज डिक्लेयर्ड इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एल्सवेयर, एंड इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन एनी फंक्शन और ब्लॉक. इनका भी जो स्कोप, क्योंकि बता ही चुके हैं कि ब्लॉक या फंक्शन स्कोप होता है, तो किसी भी फंक्शन में या किसी ब्लॉक में इनको एक्सेस किया जा सकता है. अ नॉर्मल ग्लोबल वेरिएबल कैन बी मेड एक्सटर्न. अभी नॉर्मल कोई ग्लोबल वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको आप एक्सटर्न बना सकते हैं. सिर्फ आपको क्या करना होगा कि एक कीवर्ड, एक्सटर्न कीवर्ड आपको उसके साथ अटैच करना होगा. जहां आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे वहीं पर आपको कीवर्ड भी लगा देना होगा एक्सटर्न. This basically signifies that we are not initializing a new variable, but instead we are using the global variable only. इसका मतलब कि जैसे ही आप extern keyword लगा देंगे तो वो आपको global डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर आप उसे globally कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. The main purpose of using extern variable. अब ये तो extern का एक फायदा है कि एक ब्लॉक में लिख लिया गया और दूसरे ब्लॉक में यूज कर लिया, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है इनको डिक्लेयर करने का या इन्हें यूज करने का वो ये है कि आप फाइलों में, मतलब विद इन फाइल्स भी आप इन्हें, अक्रॉस फाइल्स भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं. जैसे अभी तो आप कोई फाइल का काम आपने किया नहीं है, हम आगे के किसी चैप्टर में, लास्ट चैप्टर इनफैक्ट हमारा है फाइल हैंडलिंग या फाइल प्रोसेसिंग, तो वो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें फाइलें बनाएंगे, जो कि एक प्रोग्राम फाइल जैसी फाइल नहीं होती, वो अलग ही फाइल होती है. तो फाइलें हम बनाएंगे तो उसमें हमें अगर हम एक्सटर्न यूज करते हैं कीवर्ड तो हमें ये एडवांटेज मिलता है कि एक फाइल में डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल आप दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव एक्सटर्न को डिक्लेयर करने का या एक्सटर्न को यूज करने का यही था कि अक्रॉस फाइल्स भी आप वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारे स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जिसका बिहेवियर फिक्स्ड है, जो बदले ना. This storage class is used to declare static variables which are popularly used while writing programs in C language. अक्सर इन्हें आपने देखा होगा बुक्स में, एग्जाम्पल्स में, तो इनको C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते समय अक्सर यूज किया जाता है. और इनकी खासियत ये होती है कि दे कैन प्रिजर्व देयर वैल्यू इवन आफ्टर दे आर आउट ऑफ देयर स्कोप. किसी भी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसका अपना स्कोप था जिससे कि हम बाहर आ गए, लेकिन अगर आपने उसके स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो उसकी खासियत ये रहेगी कि जो वैल्यू उस ब्लॉक के अंदर थी, ब्लॉक के बाहर आने पर भी, स्कोप के खत्म हो जाने पर भी उसकी वो वैल्यू वैनिश नहीं होती है, वो उस वैल्यू को प्रिजर्व करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है. स्टैटिक वेरिएबल्स प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ देयर लास्ट यूज इन देयर स्कोप. यानी जो लास्ट वैल्यू उनके अंदर पड़ी हुई थी वो प्रिजर्व करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे. तो वी कैन से दैट दे आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एंड एग्जिस्ट टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम. तो उनको एक ही बार इनिशियलाइज किया जाता है और वो प्रोग्राम में कब तक रुकते हैं, जब तक कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए, तब तक ये प्रोग्राम में रहते हैं. नो न्यू मेमोरी. और इसका एडवांटेज ये होता है हमें कि कोई नई मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन्हें बार बार डिक्लेयर भी नहीं करना पड़ता. देयर स्कोप इज लोकल टू द फंक्शन. फंक्शन के लिए लोकल होते हैं टू विच दे वर डिफाइंड. जिस फंक्शन में इन्हें डिक्लेयर किया गया बस उन्हीं में आप इन्हें यूज कर सकते हैं, बाहर इन्हें यूज नहीं किया जा सकता. ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड. अब अगर आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसे डिक्लेयर किया एज अ ग्लोबल वेरिएबल, तब आप पूरे प्रोग्राम में उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू 0 होती है. अगली क्लास है हमारी स्टोरेज क्लास, दैट इज रजिस्टर. और रजिस्टर, ऐसे तो हमें नाम सभी को पता है कि सीपीयू में, माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स होते हैं जो कि परमानेंट स्टोरेज के लिए होते हैं और बल्क स्टोरेज के लिए होते हैं. तो जब कभी आप भी कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं जो रजिस्टर पे स्टोर करना चाहते हैं, तो उनको आप रजिस्टर टाइप वेरिएबल कहते हैं. दिस स्टोरेज क्लास डिक्लेयर्स रजिस्टर वेरिएबल्स व्हिच हैव द सेम फंक्शनैलिटी एज दैट ऑफ ऑटो वेरिएबल. सब कुछ उनका वही है जैसे ऑटो में होता है. ऑटो और रजिस्टर में कोई खास अंतर नहीं होता, दोनों में ऑलमोस्ट सभी चीजें बिल्कुल सिमिलर होती हैं. लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट, उनका बीच में जो अंतर है वो ये है कि कंपाइलर ट्राइज टू स्टोर दीज वेरिएबल्स इन द रजिस्टर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इफ अ फ्री रजिस्टर इज अवेलेबल. अगर आपने कोई मेमोरी वेरिएबल रजिस्टर वेरिएबल की तरह डिक्लेयर किया तो माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर के जो स्टोरेज है, रजिस्टर हैं होते हैं उसमें, अगर उसमें कोई फ्री रजिस्टर मिलता है तो आपका डेटा वहां पर स्टोर होता है. जबकि आप ऑटो में डिक्लेयर करते हैं तो वो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, वो रजिस्टर पे स्टोर नहीं होता.
तभी वो आपका जो है अनस्टेबल होता है, प्रोग्राम चल रहा है तब तक है, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रजिस्टर फ्री मिल गया और रजिस्टर टाइप आपने डिक्लेयर किया है तो फिर ये आपके डेटा को उस जगह पर स्टोर करेगा। दिस मेक्स द यूज ऑफ रजिस्टर वेरिएबल टू बी मच फास्टर। और इससे जो है रजिस्टर वेरिएबल्स का यूज करने से हमें क्या फायदा मिलता है कि प्रोग्राम का रन टाइम जो होता है बहुत कम रहता है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है। और उसका कारण ये है कि जब आप रजिस्टर को सीधे एक्सेस कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट आप मेमोरी लोकेशन को हिट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सेसिंग बहुत फास्ट होती है, डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस किए जा सकते हैं और वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बहुत कम समय लगता है। अगर कोई फ्री रजिस्टर अवेलेबल नहीं होता है तो फिर ये मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। यूजुअली few variables which are to be accessed very frequently in a program are declared with the register keyword. जब भी कभी हम ऐसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिसे प्रोग्राम में बार बार और मतलब अक्सर यूज करना है और बहुत बार यूज करना है, तो उसके लिए हम उन्हें रजिस्टर कीवर्ड के साथ ही असाइन करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम का जो रन टाइम होता है वो बहुत कम रह जाता है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है और एफिशिएंट रहता है हमारा प्रोग्राम। we cannot obtain the address of a register variable using pointer. ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट पाने के लिए हम यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज नहीं करते हैं। पॉइंटर्स के बिना ही हम रजिस्टर का एड्रेस लोकेट कर लेते हैं। अब अगर ये तो पता चल गया कि स्टोरेज क्लासेस कितनी तरह की होती हैं और क्या क्या होती हैं, लेकिन एक स्टोरेज क्लास कैसे लिखनी चाहिए, मतलब हम कैसे डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल को किसी स्टोरेज क्लास के साथ, तो उसके लिए आपको जो सिंटैक्स फॉलो करना है वो है कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टोरेज क्लास का नाम लिखेंगे, जो कि आपको पता ही है कि अब 4 होती हैं, 4 में से कोई भी लिख सकते हैं। ऑटो लिख सकते हैं, स्टैटिक लिख सकते हैं, रजिस्टर लिख सकते हैं या एक्सटर्न लिख सकते हैं। फिर वेरिएबल डेटा टाइप, अब आप उसका डेटा टाइप लिखेंगे, आईएनटी लिख सकते हैं, कैर लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं। और उसके बाद में एक स्पेस देकर के आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आपने कह दिया ऑटो आईएनटी एक्स, और आपको ये बात पता है कि ऑटो तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर आप आईएनटी एक्स भी लिख रहे हैं तो वो भी ऑटो आईएनटी ही है। और अगर हम किसी भी तरीके की स्टोरेज क्लास के साथ यूज करते हैं तो यही कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिखाया है ऑटो INTN इज इक्वल टू 5, यानी आपने एक ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल दी। फिर अगर आपको स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक INTN इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। फिर आपने तीसरा लिखा एक्सटर्न INT, अगर आप एक्सटर्न में डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्सटर्नल तौर पे कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे। और अगर आप रजिस्टर के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, यानी सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ कीवर्ड बदल गया, ऑटो हो गया, स्टैटिक हो गया, एक्सटर्नल हो गया और रजिस्टर हो गया। और सिर्फ ये कीवर्ड यानी कि ये स्टोरेज क्लास बदलने से इन चारों का बिहेवियर भी चेंज हो गया, भले ये देखने में एक जैसे हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑटोमेटिक वेरिएबल्स में सबसे पहले तो उनकी जो क्लास स्टोर होती है वो ऑटो होती है। उनका स्कोप क्या है? वेरिएबल्स डिफाइंड विद ऑटो स्टोरेज क्लास आर लोकल टू द फंक्शन ब्लॉक इनसाइड विच दे आर डिफाइंड, कि जिस फंक्शन के अंदर वो डिफाइन हुए हैं, डिक्लेयर हुए हैं, बस वहीं पर यूज हो सकते हैं, उसके अलावा वो उसके बाहर भी नहीं आ सकते हैं। कोई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एनी रैंडम वैल्यू, दैट इज गार्बेज वैल्यू। कोई भी XYZ वैल्यू आएगी, हमें पहले से उसके बारे में पता नहीं होगा कि वो क्या वैल्यू आने वाली है। लाइफ टाइम क्या होता है? टिल द एंड ऑफ द फंक्शन और मेथड ब्लॉक वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड, यानी जहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन किया गया उस फंक्शन के एंड तक, जहाँ से डिफाइन किया वहां से शुरू हुआ और एंड तक चलेगा। A variable declared inside a function without any storage class specification is by default an automatic variable. यदि आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और आप स्टोरेज क्लास स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक वेरिएबल यानी कि ऑटो ही होता है। दे आर क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो ये क्रिएट हो जाते हैं और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है ये ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Automatic variables can also be called local variables. Automatic variable को हम local variable का नाम भी देते हैं because they are local to a function by default. They are assigned garbage value by the compiler. अपनी तरफ से कोई वैल्यू उसमें नहीं होती, कोई garbage वैल्यू उसके अंदर पड़ी होती है। ये यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे हमने अपना मेन फंक्शन बनाया, अब हमने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल INT डिटेल, ये हमने डिटेल नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर किया है। या फिर हम ये चीज ऐसे भी लिख सकते थे, ऑटो INT डिटेल, डिटेल्स नहीं लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे
तो ये दोनों लाइनें सेम है, आप ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। अगर हम ऑटो नहीं भी लिख रहे हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट INT ऑटो ही होता है। तो इस तरीके से एक ऑटो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि ऑटो वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बाद आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ये चीज़। और आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल तो प्लीज़ गो थ्रू योर सिलेबस, गो थ्रू योर चैप्टर। और अगर नहीं है तो फिर आप नेट पे जो अवेलेबल सिलेबस है उसी पे काम करिएगा। इसके आगे की स्लाइड्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर